नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए, पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट है आपके सवालों के जवाब देंगे यहाँ पर हमारे आज के शो में। हमारे साथ आज जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। उनका नाम आपको बता दें, हमारे साथ है कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा और ये आपके तमाम सवालों के आज जवाब देंगे। चलिए, इस बीच हम आपको सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें। 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क वाले जो गोल्ड और गहने हैं वो नहीं बिक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। उपभोक्ता मामले विभाग का उपभोक्ता हित में ये एक बड़ा फैसला आया है और हॉलमार्क के लिए जो है वो सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। ये इस पूरे मामले में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, 31 मार्च 2023 बिना हॉलमार्क वाले जो गोल्ड है, गहने हैं, वो अब नहीं बिक पाएंगे। जरा पूरी खबर पहले हमें अपडेट के साथ दीजिए। बिल्कुल, उपभोक्ता हित में एक बड़ा फैसला लिया उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि 1 अप्रैल के बाद यानी कि 31 मार्च तक जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसके साथ तो बिक सकते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष के बाद बिना हॉलमार्क यानी कि HUID अल्फा न्यूमेरिक जो HUID सिस्टम है उसके बिना कोई भी सोना या फिर सोने के गहने नहीं बेचे जा सकेंगे। और ये फैसला आज जो है उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है और ये स्पष्ट किया है कि BIS जिस तरीके से लगातार इसको लेकर एक्शन कर रहा है, BIS के जो लैब्स हैं, BIS सर्टिफाइड जो लैब्स हैं, वो देश भर में उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि उपभोक्ता को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो हॉलमार्किंग से लेकर हो या फिर हॉलमार्किंग को लेकर जो उपजा हुआ कंफ्यूजन है उसको लेकर हो। अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले जब ये हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू की गई थी तब ये व्यवस्था थी कि एक UHID होगी और दूसरा 4 डिजिट का जो हॉलमार्किंग था, यानी कि जो छोटे सुनार थे, छोटे जो गोल्ड ज्वेलर्स थे, उनको एक व्यवस्था दी गई थी कि तब तक उनके पास जो सोना है या फिर गोल्ड ज्वेलरी है उसको वो एक सर्टिफिकेशन देके बेच सकेंगे। अब साफ तौर पे उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ HUID वाले गहने ही बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा बाकी किसी भी गहने या फिर सोने पर की बिक्री जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी और अगर ऐसा किया जाता है तो BIS के एक्ट के अनुसार उस पर जो भी सजा का प्रावधान है उसके हिसाब से वो लायबल होंगे, जो भी सुनार या फिर ज्वेलर इसको बेचते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है, उपभोक्ता के हित में एक बड़ी खबर है। शादियों का सीजन आ चुका है और जिस तरीके से लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे में हॉलमार्किंग को लेकर इस तरीके का जो फैसला है, जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता के हित में एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये उपभोक्ता के हित में एक बड़ा कदम जरूर है। जैसा आप बता रहे हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद हॉलमार्क के बिना जो गोल्ड है और जो गहने हैं वो नहीं बेच पाएंगे। लेकिन जो विक्रेता हैं, छोटे विक्रेता, बड़े विक्रेता, चलिए बड़े विक्रेता इस पर अपनी तैयारी के तौर पर शायद वो सक्षम हो। छोटे विक्रेता क्या तैयार है इसके लिए? जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कहती है, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है अमरीश? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सेंटर है वो और बढ़ाए जाएंगे। क्या अभी फिलहाल काफी हैं सेंटर हॉलमार्किंग के लिए? देखिए, बिल्कुल जब से ये व्यवस्था लागू की गई थी एक सर्टेन टाइम दिया गया था, मतलब जब पहली बार ये व्यवस्था शुरू की गई थी ये कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सबको इस तरह की व्यवस्था को मानना होगा, लेकिन उसको बीच-बीच में लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और अब जबकि सबसे एक सहमति बना ली गई है, ये स्पष्ट कह दिया गया कि इस समय के बाद यानी कि 31 मार्च के बाद इस व्यवस्था को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बार-बार व्यवस्था को एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो उसमें हमने पिछली बार भी एक खबर दिखाई थी जी बिजनेस पे, जहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये देखा गया था कि हॉलमार्किंग के नाम पर किस तरह से नकली सेंटर्स हैं, किस तरह से खराब क्वालिटी के सोने को भी हॉलमार्क करके बेचा जा रहा था और जो कि ज्वेलर्स की एक मिली भगत थी। इसी को रोकने के लिए और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि 2 तरीके की हॉलमार्किंग है या नहीं है, स्पष्ट किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा कि सिर्फ एक तरीके की हॉलमार्किंग होगी, जो कि अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट का हॉलमार्क होगा। इसके अलावा और कोई हॉलमार्किंग लागू नहीं होगी
और जो भी गहने या फिर सोना बेचा जाएगा उस पर हॉलमार्क ही होगा। जो सरकार का दावा है वो ये साफ कहता है कि अभी लगभग हर जो जिले या फिर सेंटर्स हैं उन पर इतना फुटफॉल नहीं है, यानी कि सेंटर पर्याप्त मात्रा में है और जितनी उनकी क्षमता है उस पूरी क्षमता से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। इसका मतलब है साफ है कि जितना भी हॉलमार्किंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त है और बावजूद इसके सरकार इसको और बढ़ाएगी आने वाले सालों में। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी खबर ये कि 31 मार्च 2023 ये वो तारीख है जिसके बाद बिना हॉलमार्किंग वाले गहने गोल्ड अब नहीं बिक पाएंगे। उपभोक्ता मामले विभाग का उपभोक्ता के हित में बड़ा फैसला। और पूरी जानकारी देने के लिए अमरीश फिलहाल धन्यवाद आपका करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। तो देश में बेतहाशा बढ़ती गर्मी का अभी गेहूं की पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना है केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का। आपको बताएं कि फरवरी में ही इस साल 122 साल की रिकॉर्ड गर्मी पड़ने के बावजूद सरकार को इस साल देश में 11 करोड़ 20 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। और उन्होंने कहा कि अभी तक देश के किसी भी हिस्से से फसल के खराब होने की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद सरकार ने अभी गेहूं के एक्सपोर्ट पर जारी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार पहले गेहूं खरीदकर अपना भंडार बनाना चाहती है ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए पहले देश में गेहूं का पर्याप्त बफर स्टॉक हो जाए। खाद्य सचिव ने किसानों से एमएसपी पर इस साल 3.5 करोड़ टन गेहूं की खरीद होने की भी उम्मीद जताई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बयान केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से आता हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ती गर्मी के बावजूद गेहूं की फसल को कोई नुकसान होता हुआ वो नहीं देख रहे हैं और वो इसके लिए तैयार है। अगली जो खबर है वो है दरअसल चीनी एक्सपोर्ट को लेकर। आपको बताएं कि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का यह भी कहना है कि उनके पास फिलहाल चीनी का एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका कहना है कि देश में चीनी का उत्पादन 9 लाख टन घटने का अनुमान है और इसी वजह से एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाने पर सरकार का विचार नहीं है। आपको ये बता दें कि 2022-23 साल के लिए सरकार ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट कोटा तय किया है और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि मार्च में इस कोटे को और बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल इस कोटे को बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। यही एक और बड़ा बयान केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से आज चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर सामने आता हुआ हमने देखा है। अगली जो बड़ी खबर है वो दरअसल खाने के तेल से जुड़ी हुई है। फरवरी में पाम तेल का जो इंपोर्ट है करीब 30% तक घटा है और यह आंकड़ा पिछले 8 महीने में सबसे कम है। दरअसल इंडस्ट्री का यह मानना है कि अक्टूबर जनवरी में इंपोर्ट जरूरत से ज्यादा हो गया था और नतीजा यह हुआ कि इंपोर्ट में इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी। सूरजमुखी तेल इंपोर्ट भी 67% तक घटा है। जरा इस पूरी खबर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास एक्सपर्ट है जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समझना चाहेंगे आपसे कि पाम तेल का इंपोर्ट 30% घटा है। एक तो सबसे पहले कि इतनी बड़ी गिरावट अचानक से कैसे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा था। सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट भी लगभग 67% घटा है। क्या ये आंकड़ा आगे और कम होने का आपको अंदेशा है? जी, कई बार क्या होता है, हम जब ये परसेंटेज टर्म्स में चीजें देखते हैं तो थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन आ जाता है। As far as palm imports are concerned, we have been importing record volume for the last 5 months till January, and every month we were importing 10 to 11 lakh tons of palm oil. So वो घट के इस बार मैं बोलूँगा नॉर्मल लेवल पे आया है, जिसमें कि हमने नियरली 6 लाख टन का इंपोर्ट किया है पाम का लास्ट मंथ में, फरवरी मंथ में। तो मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पिछले 4-5 महीने के रिकॉर्ड इंपोर्ट के कारण पाम ऑयल का था, इसलिए ये कोई हमारे लिए चिंताजनक बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट्स रैली कर रहे हैं तो इंडिया इज़ वेरी वेल सप्लाइड और इंडिया में कस्टमर्स के पास में या रिफाइनर्स के पास में अच्छा रीजनेबली प्राइस्ड ऑयल है। इसके कारण मार्केट्स भी, जितना इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा है उतना ज़्यादा हमारा इंडियन मार्केट नहीं बढ़ रहा है। एज फार एज सनफ्लावर ऑयल इज कंसर्न, जनवरी मंथ का सनफ्लावर इंपोर्ट वाज आल्सो वेरी बिग। ये बहुत 4.25 से 4.5 लाख टन का था,
which is again a very record high import of sunflower oil in 1 month. तो उस अभी फरवरी मंथ में वो नियरली 1.5 लाख टन हुआ है। सनफ्लावर का इंपोर्ट हम वैसे भी जनरली 1.5 से 2 लाख टन का पर मंथ करते हैं, तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल इंपोर्ट। कहीं पे भी हमारी सप्लाई सिचुएशन कमजोर नहीं है और वी आर वेरी वेल स्टॉक्ड इन ऑल ऑयल्स। ऐसा सिचुएशन इंडिया का। नीरव जी, सूरजमुखी तेल पर जो आपने चर्चा की, आपको लगता है कि आंकड़ा अभी और आगे कम होगा? आपका अनुमान क्या कहता है? नहीं, आई थिंक ये 1.5 से 2.25 लाख टन का इंपोर्ट अब आने वाले महीनों में कंटिन्यू करेगा। सनफ्लावर ऑयल जो है अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड है फॉर नियर कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं बोलूंगा सोयाबीन ऑयल से भी चीपर अवेलेबल है, इसलिए इंपोर्टर्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली इंपोर्टर्स सनफ्लावर ऑयल बुक कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे नीरव देसाई जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से पाम तेल का इंपोर्ट घटा है और जिस तरीके से सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट भी लगभग 67% घटा है, उस पर अपनी राय दी नीरव देसाई ने। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने और चांदी की। स्पेशली अगर हम देखें तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार सोने चांदी में हमें देखने को मिल रहा है। MCX पर भाव जो है 55,800 के ऊपर है और चांदी में करीब 500 रुपए का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। रवि जी, समझना चाहेंगे फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में की चाल काफी अच्छी है, चमक भी अच्छी नजर आ रही है। फिलहाल अभी आगे के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको और फिलहाल क्या ट्रेड लेना चाहिए? पर्टिकुलर जो आज के दिन बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आई है, साथ में डॉलर इंडेक्स में भी जो गिरावट है, तो उसका फायदा आज बुलियन में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड हो सकता है। पर्टिकुलर लेवल एंड व्यू स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आज के दिन में देखने को दोनों कमोडिटीज में मिल सकता है। पर्टिकुलर सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी है क्योंकि सिल्वर में अपना जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 21 का, वो ब्रेक करके अभी ट्रेड कर रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तेजी है। हालांकि रुपया जो स्ट्रॉन्ग हुआ, जिस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई का ट्रेड लेना चाहिए। 64,200 64,400 एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा। डाउन साइड स्टॉप लॉस आप 64,100 का मेंटेन कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है 65,000 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आगरा से अनुज जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है कि अगर 2-3 महीने का व्यू लेके चलें सिल्वर पे, तो कहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? 2-3 महीने के लिए अपॉर्चुनिटी सिल्वर में कहां पर नजर आ रही है आपको रवि जी? 2-3 महीने के लिए पर्टिकुलर अगर आपको बाय करना है तो मेरे हिसाब से काफी अहम इवेंट नेक्स्ट वीक है। पर्टिकुलर फेड की जो टेस्टिमनी वहां पे कांग्रेस में, साथ में फेड की मीटिंग भी है। तो आई थिंक इसका वेट कर ले। थोड़ा बहुत डीप पे अगर आपको 60,800 63,000 पोस्ट इवेंट मिले तो आपको 2-3 महीने के लिए बाय करना है। स्टॉप लॉस आप 61,000 जो करंटली लो किया था वो मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अपर साइड आपको 67,800 से लेकर 68,000 का टारगेट 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इवेंट है तो वेट करें और डिप पे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए जोधपुर से एक कॉलर हमारे साथ है, सिमर जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? क्रूड में क्या लगता है? ओके, तो क्रूड में रवि जी क्या व्यू आपका रहेगा? क्योंकि ऊपरी स्तरों से दबाव हमें दिखा है। ब्रेंट $84 तक फिसला, MCX पर भाव 6,400 तक लुढ़के हैं। चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद से कीमतों में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखा। फिलहाल क्या आपको नजर आ रहा है, कैसी चाल रहेगी? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया। जब दूसरी कमोडिटीज में प्रेशर था, एक कमोडिटीज में एक अच्छा उछाल फिर भी देखने को मिला था क्योंकि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग PMI निकल के आए उसके बाद काफी अच्छा सपोर्ट था। रशियन क्रूड का जो धीरे धीरे वो लोग अपना प्रोडक्शन एवरी मंथ कोई ना कोई लेवल से कट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो भी थोड़ा कंसर्न है। तो ये मुझे लग रहा है कि सप्लाई रिलेटेड थोड़े इश्यूज आगे जाके रह सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था, इस हिसाब से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला है। एंड आज रुपये का भी जो स्ट्रेंथ है, इससे इंडियन बास्केट आउट परफॉर्म, इसके प्राइसेस वाइज अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी 6400 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाई करें। 6350 का स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड मेरा मानना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6500 तक के लेवल दिखने चाहिए। बिल्कुल सर, आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से रूबल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा क्रूड ऑयल बाय है जी, एक लोड 6350 पे।
आगे क्या करना चाहिए? ओके, क्रूड पर एक और सवाल, इनका बाय है 1 लॉट। सर इन लेवल्स पर क्या राय देंगे इन्हें? कमोडिटीज का नाम मैं नहीं सुन पाया था, आप फिर से रिपीट करें। क्रूड, क्रूड। रवि जी, क्रूड पर सवाल है, क्रूड कच्चे तेल। हाँ, क्रूड में आप अगर आपका बाइंग पोजीशन है या नई पोजीशन आपको क्रिएट करनी है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा व्यू आज के लिए थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। आज की जो ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6380 6370 का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे एक बार बाई का ट्रेड लेना चाहिए। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है, 6500 तक के मुझे लग रहा है कि लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। अगले सप्ताह इवेंट काफी है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट ओवरऑल आउटलुक में कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि चेंज हुआ है। एंड ब्रॉडर अगर ब्रांड की बात करें तो 81 से लेके 87 की रेंज है वो बनी रहेगी। जी, राजस्थान से प्रमोद कुमार जी से भी बात कर लेते हैं। प्रमोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं ये अभी कुछ दिनों से इसमें गमार में मेरे बाइंग चल रही है, तो इसमें ये अभी जो इसका क्या इसका रेंज बाउंड रहेगा या कितना और लो जा सकता है, क्योंकि अब आगे तो बुआई का सीजन आगे मई जून में आएगा, तो उससे पहले ये इसमें कोई तेजी बन रही है कि नहीं बन रही है? जो लोग तो कह रहे थे 8000 तक जाएगा, अब 8000 वाला तो हमने उसका भरोसा ही छोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट कुछ इसमें तेजी आने की संभावना है या मंदी मंदी की जाएगी इसमें? और मसालों में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल प्रमोद जी, ग्वार में क्या लग रहा है आपको आने वाले टाइम में? तेजी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्पाइस काउंटर में क्या आपको वहां पर फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं? गोवर कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है कि जो कल का दिन था उसमें पर्टिकुलर एक घंटे जो लास्ट की बिक वाली थी वो थोड़ी स्टिप थी, एंड हायर लेवल से करीबन 4% का एक रेंज 4% का लोअर सर्किट भी लगा था, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस की स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए। 8000 डेफिनेटली उन्होंने ही बताया था, 8000 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर रेंज जो रहेगी वो 5000 से लेकर 6200 की ब्रॉडर रेंज में वहां पे कारोबार होगा। बट अगर नया ट्रेड लेना है तो यहाँ पे सेलिंग साइड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, कुछ भी दबाव आता है आपको 5400 से 5300, तो वहां पे एक बार बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए 5100 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अपर साइड मेरा मानना है कि 6000 से 6200 तक के लेवल दिखने चाहिए। पर्टिकुलर जो अल्निनो का इम्पैक्ट अगर दिखा, एंड अप्रैल का रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आईएमडी का, तो अगर अल्निनो का प्रिडिक्शन आया तो जो आपने बुआई बोली थी तो वो थोड़ा डिले होगा और इसका एक एडवांटेज भी मिलेगा। स्पाइसेस पैक में मुझे लगा कि थोड़ा सेल ऑन प्राइस रहना चाहिए, पर्टिकुलर धनिया में प्रेशर ज्यादा बना है, अगर ट्रेड लेना है तो ये लेवल पे बिग वाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7070 का लगा सकते हैं, डाउन साइड मुझे 6850 तक के लेवल दिख रहा है। जी, कैलाश मोदी जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, सिल्वर पे मैडम करंट रेट पे लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? करंट लेवल पर स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है रवि जी? सिल्वर में बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, पर्टिकुलर ये लेवल पे भी आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 64,100 लगा के आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। अपर साइड पहला टारगेट 65,000 रहेगा। मुझे लग रहा है कि अगर ट्रेजरी आज 4 के नीचे 10 साल की बॉन्ड मिल रही तो सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। एंड आज का जो दिन था वो ग्लोबल मार्केट के लिए फिर भी अच्छा था, बट हमारे मार्केट ने जो अंडर परफॉर्म किया इसका रीजन रूपी था, तो मुझे लग रहा है कि रूपी भी अपने सपोर्ट के करीब है। तो थोड़ा बहुत अगर रूपी में भी वीकनेस का दौर आएगा तो आपको सिल्वर में इसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो 65,200 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, जरा मेटल स्पेस पर एक व्यू सर आपसे लेना चाहेंगे। तमाम जो मेटल काउंटर है उसमें स्पेशली जिंक के अलावा हम एक रेंज बाउंड कारोबार ही देख पा रहे हैं। स्पेशली जिंक पर आपकी क्या राय रहेगी? जिंक पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। वहां पे कल का जो बॉटम है वो काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट था और एग्जैक्ट सपोर्ट पे प्राइस इज रिवर्स, तो टेक्निकली भी बाउंस, और ये साल ग्लोबल प्रोडक्शन भी 2.4% गिरा और डेफिसिट में आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ये लेवल अट्रैक्टिव लेवल है, 271 270 274 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
268 170 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये आज के लिए बाइंग स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां पे सेकंड हाफ या मंडे आपको ट्रिगर हो सकता है। जी, तो जिंक में खरीदारी की सलाह रवि देवरा दे रहे हैं मेटल स्पेस से। शो को यहीं पर समेटने का समय आ गया है। धन्यवाद करेंगे रवि देवरा हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।